हेलो किड्स, आइए बेटा हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने गणितीय व्यंजक पढ़ा था, ठीक है। गणितीय व्यंजक पढ़ा था हमने कल, क्वथनांक उन्नयन का गणितीय व्यंजक, जिसमें आपने एक फार्मूला निकाला था। फार्मूला आपका आया होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। TF में TB वॉल्यूम, मतलब ये है, ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन। ये क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और ये क्या है, मोलरता। ये क्या है, मोलरता। इसी फार्मूले में आपको आगे कल लास्ट टाइम में पढ़ाया गया था, बताया गया था यदि m बराबर 1 रख दिया जाए हो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। मतलब क्वथनांक में उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर आ जाएगा, या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के बराबर हो जाएगा। कब? जब m का मान 1 होगा। m बराबर होता है स्मॉल m बाई कैपिटल W, मतलब 1 मोल किसके, विलेय के, विलेय के 1 मोल बटे विलायक का 1 किलोग्राम। जब विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के 1 मोल विलीन किए जाते हैं तो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन विलयन के मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, या उस विलयन का मोलर उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। ये आखिरी पंक्ति आपने लिखी थी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमांक की। हम लोग आज बात करेंगे हिमांक की। आइए बात करते हैं हिमांक की। क्या है हिमांक? विलयन चैप्टर चल रहा है ना आपका। हिमांक, जिसको आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, तो आइए फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे कल आपने क्वथनांक समझा था, उसी प्रकार से आज आपको हिमांक समझना है। हिमांक क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको क्या करते हैं, द्रव से किस अवस्था में परिवर्तित करवाते हैं, ठोस में। यही तो क्रिया हिमीकरण कहलाती है। हिमांक किसके लिए आवश्यक है, हिमीकरण, ठीक है। हिमीकरण, अब क्रिया में क्या होता है, द्रव से क्या बनता है, ठोस बनता है। द्रव से ठोस जब बनेगा तो आप क्या कहेंगे कि वह अभय द्रव, द्रव मतलब क्या, विलयन, ठीक। क्या गर्म किया जाएगा, नहीं, गर्म नहीं किया जाएगा। और क्या ये अधिकतम ताप होगा, नहीं, ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर, अभी तक आप लोग परिभाषा ये पढ़ते थे कि द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। अभी तक पढ़ रहे हैं, अब नहीं पढ़ रहे। अब आपको पढ़ना है कि वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्पदाब या विलयन की द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसी विलयन की ठोस अवस्था के इसके साम्य दाब। ठोस अवस्थाओं का हमेशा क्या होता है, साम्य होता है। मतलब द्रव से जब ठोस बनेगा तो द्रव से ठोस बनने पर, जब आप पानी को आप क्या करते हैं कि जब आप पानी को फ्रिज में रखते हैं तो द्रव अवस्था से गैस में, मतलब जल, सॉरी गैस में, ठोस में, मतलब वो जल से बर्फ में परिवर्तित होता है। तो बर्फ जब बनता है तो बर्फ बनने के मध्य में एक साम्य उपस्थित होता है कि जब आप ताप को हटाएंगे, मतलब जैसे ही आप ताप उसका अवशोषित करना बंद कर देंगे तो वो
अवस्था से किस में परिवर्तित होने लगेगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। मतलब द्रव से वाष्प, सॉरी द्रव से ठोस और ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव। और जब इस प्रकार की क्रिया आपके सामने दिखाई देगी तो ये हुई अग्र क्रिया, द्रव और ये क्या है, ठोस। ये हुई आपकी कौन सी क्रिया बेटा, अग्र क्रिया। ये कौन सी क्रिया हुई, ये हुई पश्च क्रिया। और अग्र क्रिया पश्च क्रिया के कारण इन दोनों ये उत्क्रमणीय क्रिया के रूप में प्रदर्शित होगी और इसलिए इसमें क्या होना आवश्यक है, साम्य अवस्था होना आवश्यक है। साम्य अवस्था के लिए आवश्यक दाब जो होता है वो साम्य दाब होता है, जो कि किसके द्वारा आरोपित किया जाता है, ठोस के द्वारा। तो इस ठोस का साम्य दाब इस द्रव के वाष्प दाब के बराबर जब हो जाएगा तभी ये द्रव किसमें परिवर्तित होगा, ठोस में परिवर्तित होगा, अन्यथा ये ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। कब तक, जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के साम्य दाब से उच्च होगा। जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के साम्य दाब से उच्च होगा तब तक ये अवस्था द्रव में ही रहेगी। और जैसे ही द्रव का साम्य दाब ठोस के साम्य, द्रव का वाष्प दाब ठोस के साम्य दाब के बराबर हो जाता है, ये तुरंत ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखिए उसी विलयन की ठोस अवस्था के साम्य दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये आप नोट कर लीजिए। और ये नोट करने के बाद आइए अब आगे करते हैं। हिमांक आपको पता चल चुका है। अब आइए बात करते हैं हिमांक कौन की। हिमांक में हमेशा मान होता है, मतलब जब आप विलय मिलाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है, विलय किसी विलायक में जब आप विलय विलीन करते हैं तो क्या होता है कि विलय विलायक के अंतरारूप स्थानों में गति करने लगते हैं विलीन होने के लिए। और जब वो गति करेंगे, ठीक है, जब वो गति करेंगे तो क्या होता है, गति करने के कारण उनमें एक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण उनका हिमांक जो है वो घट जाता है, उस विलायक का हिमांक घट जाता है। तो आप इसको फिर से वैसे ही लिखेंगे, राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार डेल्टा टी, मतलब कोई भी ताप जो है वो किस पर निर्भर करता है, डेल्टा टी। मतलब हिमांक में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो उन्नयन हो चाहे वो अवनमन हो, वो निर्भर किस पर करेगा, वो निर्भर करेगा विलयन के वाष्प दाब पर। और विलयन का वाष्प दाब मोलों पर निर्भर करता है, अर्थात ये कि हिमांक मोलों पर निर्भर करता है, अर्थात ये अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म इन लोग पर। जब हम पढ़ेंगे, अब ये समीकरण एक हो गई, ठीक, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, प्रोपोर्शनल टू मतलब डेल्टा टी अब जो है वो वाष्प दाब उन्नयन के समानुपाती। आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा टी बराबर हिमांक और डेल्टा टी बराबर वाष्प दाब उन्नयन, ये लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपने अभी एक नियम लिखा, एक फार्मूला निकाला था, सॉरी इसके पहले जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये लिखा था कि P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल M इंटू कैपिटल W इंटू स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M डैश। ये विलायक का मोलर अनुभार है, ये विलय का मोलर अनुभार है, ये विलय का भार है, ये विलायक का भार है। ये विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, ये किसमें है, ग्राम में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m मतलब विलय के मोलों की संख्या बटे कैपिटल W इंटू कैपिटल M डैश, ये लिखिएगा। अब किससे भाई करना है, ये तनु विलयन है, तनु विलयन होने के कारण भाई ये वाष्प दाब ये उन्नयन हो जाएगा, डेल्टा P बाई P नॉट खत्म, क्योंकि ये निश्चित है ना, अभी खत्म नहीं करेंगे, लिख लेते हैं स्मॉल m। अब ये क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और ये होती है मोलरता, किसी विलयन की मोलरता होती है गुणे m डैश। अब इसमें जो चीजें निश्चित हैं आपको वो हटा देना,
देखिए वाष्प दाब का जो उन्नयन होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन स्थिर अवस्था में वाष्प दाब निश्चित होता है और विलायक का भार भी हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी। अब देखो ये स्थिरांक थे, स्थिरांक हटा दिया गया जब, तो क्या इक्वल का साइन लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा, इसकी जगह पे समानुपाती का निशान आ जाएगा और क्या हो जाएगा m। मतलब वाष्प दाब का पॉलीमर, फिर से वही बात, वाष्प दाब का पॉलीमर किसके समानुपाती है, विलयन की मोलरता के समीकरण कौन सी, दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर तुलना कर दी जाए तो T TF डेल्टा TF डेल्टा P के समानुपाती है, डेल्टा P m के समानुपाती है, अर्थात डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। इसी को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, जैसे आपने यहां पर लिखा है हिमांक ऑनमन, यहां पर विलयन का हिमांक ऑनमन किसके समानुपाती है, विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। अब इसी को आगे बढ़ाइए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। अब साइन आ जाएगा इक्वल का और एक स्थिरांक आएगा जहां KF क्या है, मोलर ऑनमन स्थिरांक। मोलर ऑनमन स्थिरांक, इसकी भी परिभाषा हो जाएगी, बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। यदि विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में विलेय के 1 मोल घोले जाते हैं तो उस विलयन का मोलर ऑनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक ऑनमन के बराबर होता है। और यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलेय के मोलों पर निर्भर करता है, आप लिख सकते हैं कि हिमांक ऑनमन जो है डेल्टा TF विलेय के मोलों पर निर्भर करता है, इसलिए यह भी एक अणु संख्या गुणधर्म है। इसके कुछ फार्मूले हैं, आपको जो नोट्स मिलेंगे आज उस नोट्स में लिखे मिलेंगे और आज आप पढ़ लीजिए उन फार्मूलों को, फिर कल उसी के बारे में एनालिसिस और उससे संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक आगे चलेगा पराशर पर। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।